एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस के बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि हम पूरा इस चैप्टर में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ही बताया गया है। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग पढ़ लिया था, सोइंग पढ़ लिया था, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स पढ़ लिया था। अब हम इरिगेशन से पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी हम यहाँ तक देख चुके थे। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, आपको मूंग या फिर ग्राम की जो दालें होती हैं उनकी आपको सीड्स लेनी है और उनको जर्मिनेट क्या होता है, जब कोई भी प्लांट अपने बीज से निकलकर एक बड़ा सा प्लांट बनता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो मतलब आपको उसको जर्मिनेट करना है, उसको उगाना है। आपको क्या करना है, आपने जर्मिनेट कर दिया। पहले उनको जर्मिनेट मतलब जैसे मान लो ये बीज है और फिर थोड़ी सी बाद वो थोड़े लंबे से मतलब थोड़े से बड़े हो जाए ना, तो फिर क्या करना है आपको कि उनको 3 इक्वल साइज़ की मतलब आपको क्या करना है, इक्वल साइज की सीडलिंग मतलब जो भी आपने उगाया है आपको उनके इक्वल साइज़ लेने हैं। और 3 एम्प्टी ग्लासेस या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हो और उन पे ABC मार्क कर दो। और ग्लास A में आपको 3 बर्तनों में इक्वल अमाउंट में और इक्वल हाइट के सीडलिंग्स मतलब जो आपने उगाए हैं वो रखना है और उन पे ABC मार्क कर देना है। आपको ग्लास A के अंदर थोड़ा सा काउ डंक मैन्योर मतलब जो गाय के गोबर से मैन्योर बनता है वो, और सॉइल मतलब सॉइल के अंदर उस काउ डंक मैन्योर को डालना है ग्लास A में। और B में आपको क्या करना है, थोड़ा सा यूरिया मतलब यूराइन डाल के सॉइल के अंदर फिर आपने उसको करना है ग्लास B में। और थोड़ा सा आपने C के अंदर बस सॉइल ही रहने दो, कुछ भी नहीं डालना उसके अंदर। और फिर जो है सेम मतलब इक्वल अमाउंट में आपको हर एक ग्लास में पानी डालना है और मतलब उनको सेफ प्लेस पे रख के उनको डेली वाटर करना है। और 7 से 10 दिन के बाद आप तीनों की ग्रोथ जो ABC हैं उनको तीनों की ग्रोथ को देखना है। अब A में हमने काउ डंग मैन्योर डाला था तो इतना सा ग्रो हुआ है। C में हमने कुछ नहीं डाला था तो वो बहुत कम ग्रो हुआ है। और B वाले में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है। हमने B में यूराइन डाला था सॉइल के अंदर मिक्स करके। ठीक है, तो आपको पूछ रखा है आपसे कि जो भी प्लांट्स हैं ग्लासेस में सेम प्लेस पे, मतलब डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस मतलब क्या एक ही प्लेस सेम पेस मतलब क्या सेम स्पीड से ग्रो हुए हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि आपको कोई भी 2 मूंग या फिर ग्राम की सीड लेनी है और उनको जर्मिनेट करना है। और ABC मार्क करके A के अंदर तो आपको सॉइल के अंदर काउ डंग मैन्योर डालना है, B के अंदर यूराइन और सॉइल को मिक्स करके डालना है और C के अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ सॉइल डालनी है। और 7 से 10 दिन के बाद आप देखोगे कि A में ग्रोथ हुई है, B में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है और C में बहुत कम ग्रोथ हुई है क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो आपसे पूछ रखा है कि क्या वो सेम टाइम पे ग्रो हुए जितने भी ग्लास थे, क्या किसी भी प्लांट ने दूसरे से बेटर ग्रोथ की है, कौन से ग्लास में सबसे फास्टेस्ट ग्रो हुआ है। तो फास्टेस्ट ग्रो किसने किया है, B ने किया क्योंकि उसके अंदर B वाले ने किया है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या था, मतलब उसके अंदर यूराइन था जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल्स होते हैं मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ केमिकल से मिलके बने होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट किसी एक न्यूट्रिएंट में वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। मतलब उनके अंदर वो एक न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट्स को चाहिए होता है उसके अंदर फर्टिलाइज़र के अंदर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम, अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्योंकि दोनों ही क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं।
जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स जो हैं फर्टिलाइज़र्स के वो यूरिया, अमोनियम सल्फेट देखो, मतलब जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं, लेकिन मैन्योर को आप अपने खेत में भी बना सकते हो, घर में भी बना सकते हो। और कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं फर्टिलाइज़र्स के, जो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, अब जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है, मतलब फर्टिलाइज़र के यूज़ ने क्या किया है, फार्मर्स को अच्छी, मतलब फर्टिलाइज़र के यूज़ से फार्मर्स को क्या हो रहा है, अच्छी फसल मिल रही है उनको, जैसे वीट, पैडी, मेज़ मतलब मक्का। बट मतलब अब फार्मर को तो फ़ायदा हो रहा है, मतलब किसान को तो फ़ायदा हो रहा है कि उसको अच्छी फसल मिल रही है, लेकिन जब आप एक्सेसिव यूज़, मतलब उसका ज़्यादा यूज़ करोगे फर्टिलाइज़र का, तो वो सॉइल की उपजाऊ, मतलब फर्टिलिटी को कम कर देती है। सॉइल जितना भी उपजाऊ होता है उसको वो कम कर देती है। फर्टिलाइज़र्स वाटर पोल्यूशन का सोर्स भी बन सकता है, मतलब फर्टिलाइज़र से वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। इसलिए ताकि हमारे सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहे, हमें जो है वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव। देखो, हमें क्या करना होगा, फर्टिलाइज़र्स को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ मिक्स कर दो, या फिर फील्ड को, मतलब खेत को थोड़ी देर के लिए अनकल्टिवेटेड, मतलब फैलो मतलब खाली छोड़ दो, इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। मतलब अगर आपने एक क्रॉप उगाई है, उसको काटने के बाद आप उस खेत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इससे आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी अपने आप ही गेन कर लेगा। अब द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स। अब हमने ऊपर बात की फर्टिलाइज़र्स की, इसमें हम मैन्योर की बात करेंगे। मैन्योर के यूज़ से क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी, मतलब वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोख सकता है, उसके अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकता है, वो भी उसका इम्प्रूव होता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा कर देता है। अब दूसरा मेथड जो है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स लाने का, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, मतलब दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप। मतलब ये कैसे हो सकता है, अब अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन, मतलब ये कैसे होता था पहले के टाइम पे, जो फार्मर्स थे इंडिया के नॉर्थन इंडिया के, वो क्या करते थे, लेग्यूम्स एज अ फोडर इन 1 सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न। पहले क्या करते थे, वो पहले लेग्यूम्स ग्रो कर लेते थे, मतलब दालें वगैरह एक सीज़न में ग्रो कर लेते थे दालें वगैरह, और फिर वीट क्या करते थे, दूसरे सीज़न में उगा रहे थे। इसने क्या हेल्प किया कि सॉइल के अंदर रिप्लेनिश हो गई, मतलब सॉइल के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन आ गया। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज डेवलप दिस, मतलब फार्मर फिर यही वाला प्रोसेस करने लगे। मतलब इसमें क्या है, अगर आप क्रॉप को, मतलब सॉइल को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दोगे ना, तो वो अपने आप ही सारा न्यूट्रिएंट्स अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेगा। बट अब लेकिन हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि, मतलब हमने पहले की क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। वो लेग्यूमिनेंट्स प्लांट्स, यानी जितनी भी दालें वगैरह होती हैं उनकी रूट्स में होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये टेबल 1.1 ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। इसमें टेबल में क्या है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में आपको डिफरेंस बताया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, फर्टिलाइज़र क्या है, एक मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब ये मैन मेड होता है, मतलब हम इसको खुद से बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है एक मैन मेड, मतलब इसको इंसान फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं। लेकिन मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो डेड, और मतलब जो चीज़ें
यूज़ में नहीं होती या फिर जो मर जाती हैं चीज़ें उनको आप अगर वैसे ही छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही मैन्योर में बन जाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। वो मैन्योर जो है डिकम्पोजिशन से बनता है, किससे? कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू से। मतलब जो प्लांट ख़राब हो जाते हैं उससे, और उसके डिकम्पोजिशन, और फिर कैटल डंग मतलब जो भी गाय के गोबर वगैरह होता है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है ये मैन्योर। फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, लेकिन मैन्योर जो है खेतों में ही बनाया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट इसका है, फर्टिलाइज़र जो है सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी सॉइल के ऊपर डेड लीव्स प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो ह्यूमस बनती है। तो फर्टिलाइज़र से क्रॉप को कोई भी ह्यूमस, सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं बनता, लेकिन मैन्योर जो है वो तो नेचुरली बना है तो वो तो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यानी NP, और आपने यहाँ देखा था ना ये NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये NPK में बहुत ज़्यादा रिच होता है। NPK में तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, लेकिन मैन्योर में कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते क्योंकि ये तो केमिकल से बनता है, लेकिन मैन्योर जो है नेचुरल है। अब फर्टिलाइज़र के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैन्योर के भी कुछ फ़ायदे हैं, ये आपको बता रखे हैं। ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर जो ये मैन्योर है ना, बेशक ही फर्टिलाइज़र से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हों, लेकिन मैन्योर को फर्टिलाइज़र से बेटर माना जाता है। क्यों? इसके रीज़न है, इट एनहेंसेस, मतलब ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी सॉइल जो है पानी को ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखता है। और ये क्या करता है? पोरस, सॉइल को पोरस बना देता है, मतलब उसके अंदर गैप्स बना देता है ताकि पानी अच्छे से उसके अंदर गैसेस और पानी जो है ईज़िली पास हो सके। ये क्या करता है? जो माइक्रोब्स होते हैं ना, अच्छे माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स जो सॉइल की हेल्प करते हैं, उसका अमाउंट या फिर नंबर बढ़ाता है। ये है सॉइल का टेक्सचर अच्छे से इम्प्रूव करता है। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या करेगा? सिर्फ क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अब इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको पानी चाहिए रहने के लिए। पानी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर जो है प्लांट्स की, मतलब जो भी प्लांट की जड़ें होती हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। वाटर के साथ वो बहुत सारे मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये रूट्स, प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है। हम अपना प्लांट के अंदर 90% जो है वाटर होता है। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बिना पानी के जो है सीड का जर्मिनेशन, यानी बीज में से पौधा उगेगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई कंडीशन, मतलब पौधे को उगने के लिए पानी चाहिए होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो कि वाटर के अंदर भी बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इससे जो भी वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो हर एक पार्ट के प्लांट में, मतलब वाटर हर एक प्लांट के पार्ट में जाता है, तो इसलिए जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरे प्लांट में चले जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम, मतलब वाटर क्या करता है? फ्रॉस्ट जमने से और हॉट एयर करंट्स, मतलब गर्म हवाओं से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। किसको? क्रॉप को। टू मेंटेन द, मतलब वाटर ये भी देखता है कि मिट्टी के अंदर नमी, मॉइस्चर, मतलब नमी बनी रहे, ताकि जो क्रॉप है, मतलब फसल है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और जो है मतलब वाटर ये भी देखता है कि सॉइल के अंदर नमी बनी रहे और क्रॉप की ग्रोथ हेल्दी हो, और जो फील्ड है यानी खेतों में रेगुलरली पानी जाना चाहिए, तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है। जो सप्लाई, देखो इरिगेशन होता क्या है, अब इसमें ये बता रखा है कि जब सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, मतलब जब पौधों को पानी, मतलब उन
क्रॉप्स को यानी उन फसलों को जब भी रेगुलर इंटरवल्स मतलब रेगुलरली पानी दिया जाएगा तो उसको इरिगेशन कहते हैं। मतलब फसलों को रेगुलर इंटरवल पर पानी देना उसको इरिगेशन कहते हैं। जो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन ये नहीं है कि आप पानी डालते ही जा रहे हो, किस क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है ये। मतलब हर एक क्रॉप को सेम अमाउंट पानी नहीं चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा कम पानी चाहिए होता है, किसी को कम पानी चाहिए होता है। और सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न मतलब सॉइल टू मतलब हर एक सॉइल भी ज़्यादा पानी नहीं लेता है, सॉइल के अंदर भी वेरी करता है। मतलब कोई मिट्टी ज़्यादा किसी मिट्टी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी मिट्टी को कम पानी चाहिए होता है। और किस सीज़न टू सीज़न भी वेरी करेगा। मतलब किसी सीज़न में ज़्यादा पानी की नीड पड़ती है जैसे गर्मियों में, और किसी सीज़न में ठंडियों में पानी की नीड नहीं होती है। सब मतलब ये पानी देना किस किस पे वेरी करेगा, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीज़न टू सीज़न। समर के अंदर जो है मतलब गर्मियों में क्या करना पड़ता है, पानी ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब पानी भाप बन के जल्दी चला जाता है। तो जब गर्मी ज़्यादा नीचे आएगी तो पानी ज़्यादा उड़ेगा, तो इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा होएगी फिर, तो इसीलिए पानी की नीड ज़्यादा होती है। पूजा बोलता है आई एम वेरी केयरफुल ऑफ दिस ईयर ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स लास्ट समर में। हाँ, बूझो कहता है कि इस गर्मियाँ मैंने बहुत अच्छे से पानी दिया है अपनी फसलों को, क्योंकि पिछले समर्स मेरे प्लांट्स जो हैं ड्राइड अप एंड मतलब सूख के मर गए थे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मतलब हम इरिगेशन कर कैसे सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। हम इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, वेल कुएं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कैनाल से हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दे रखे हैं इरिगेशन के। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब जो सदियों से जो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं इरिगेशन में। जो वाटर है कुओं में अवेलेबल होता है, कैनाल्स में और लेक्स में, वो बहुत सारे मेथड से और बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग मेथड से क्या किया जाता है, फील्ड में पानी दिया जाता है। मतलब जो वाटर जो भी कुओं में मिलता है, कुएं में होता है, लेक्स में होता है, कैनाल्स में होता है, वो डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट मतलब हर एक जगह अपने अलग अलग मेथड होता है इरिगेशन का। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स मतलब कैटल मतलब जानवर और ह्यूमन भी क्या करते हैं, उनका भी लेबर मतलब उनकी भी मेहनत लगती है इन मेथड्स को करने में। तो इसलिए ये मेथड बहुत चीपर, सस्ते में हो जाते हैं और लेस एफिशिएंट। चीपर तो मतलब सस्ते में तो हो जाते हैं ये काम, मतलब जिसमें कैटल और ह्यूमन मतलब जानवर और आदमी की मेहनत लगेगी, वो सस्ते तो होते हैं लेकिन मतलब लेस एफिशिएंट, मतलब उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे वेज जिसमें कैटल और ह्यूमन दोनों की मेहनत लगती है वो आपको दे रखे हैं। मोट होता है पुली सिस्टम, चेन पंप, मोटर, हाँ धेकली, रहट, ये आपको फिगर मतलब ये नाम है। देखो मोट सिस्टम में ऐसे पहले ये कनेक्टेड होता है, उससे कुएं के अंदर जो पानी होता है उससे ये निकाल कर अपने खेतों में डालते हैं। चेन पंप सिस्टम में मतलब यहाँ से ग्राउंड वाटर जो है ये भी इस बाल्टी से ग्राउंड वाटर उठता है और ये फिर सारे में चला जाता है पानी। और इसमें ये क्या है, धेकली में ऐसे कुएं से पानी उठता है मतलब ये। और रहट में ये कनेक्टेड होता है, जब ये बैल चलता है तो ऐसे ऐसे ये घूमता है और पानी फिर चला जाता है खेतों में। तो ऐसे मेथड से जिसमें इंसान और जानवरों की मेहनत लगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ गए हैं जिसके अंदर मेहनत भी कम लगती है और क्या है वो एफिशिएंट भी बहुत होता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पम्प्स आर डायरेक्टली, अब क्या करना चाहता है, पम्प्स जो हैं आर कॉमनली, पम्प्स
बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं अब वाटर को लिफ्ट करने, मतलब वाटर को उठाने में। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, इन सब से जो है ये पंप ऑपरेट किए जाते हैं। अब मॉडर्न, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख रहे थे, अब मॉडर्न मेथड देखेंगे। मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन का हमें हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब इसमें हमें पैसे चाहिए होते हैं। मतलब पहले वाला तो चीप था, लेकिन हमें इसमें पैसे चाहिए। कुछ मेथड जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन वेयर। हाँ, ये सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पानी जो है अनइवन, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, मतलब कुछ पाइप होती हैं उनके ऊपर ना ऐसे रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं, मतलब वो घूमता रहता है। वो मेन पाइपलाइन से जोड़े जाते हैं और फिर जब उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है तो वो मेन पाइप से बहुत सारे पाइप के अंदर वो कनेक्ट होता है। देखो ऐसे होता है, ये तो रही मेन पाइप, ये मेन पाइप है। तो देखो ये है मेन पाइप जो पंप से कनेक्टेड है, यहाँ से ये पानी उठाएगा कुएं से और इस पाइप के अंदर डालेगा, और यहाँ से ना बहुत सारे इसके अंदर पाइप्स कनेक्टेड होती हैं जिसके ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं इन पाइप्स के अंदर। तो जब यहाँ से पानी ऑन किया जाता है तो ये पानी जाके इन सारे पाइप्स में चला जाता है और फिर ये पानी स्प्रिंकल हो जाता है और ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। हाँ, और ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और बहुत सारी दूसरी क्रॉप्स के लिए यूज़फुल है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, जो ये इस सिस्टम में क्या होता है कि एक एक बूंद जो है ना पानी की वो सीधा जड़ों में जाके गिरती है उन फसलों के अंदर, इसलिए इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ये बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, फ्रूट प्लांट्स को पानी देने के लिए गार्डन्स के अंदर और ट्रीज़ के अंदर। इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट भी नहीं होता, और ये क्या उस रीज़न पे इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। देखो अब ये भी पंप से कनेक्ट है। अब जब यहाँ से पानी ऑन किया जाएगा तो ये सारे इसके अंदर बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप ये इसके अंदर गिरेंगे। अब हम प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, अब क्या रह गया हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज रह गया है, और फिर बस ये हमारी बेक्स रह जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने हमारी एक्टिविटी 1.2 देखी, फर्टिलाइज़र मैन्योर देखा, उसके फिर इरिगेशन भी हमने पूरा देख लिया। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।